को जोड़ना, उनको देना, सब 30 लाख रुपए का व्यय होगा। अगर मुझे मिले तो मैं एक बड़ा काम कर सकता हूँ। माननीय सुरेंद्र आर जी ने इस बात को समझा ज़रूरत को, और उन्होंने तुरंत कहा कि इस काम को करना ही चाहिए। उन्होंने ये राशि इनको प्रदान की और ये इस काम को कर रहे हैं। हमें ये विश्वास है कि इस सम्मेलन में इनके द्वारा जो IIT बॉम्बे के साथ मिलकर के जो शोध कार्य किया जा रहा है वो वेद के प्रचार की दिशा में बहुत ही अहम और बड़ा कदम होगा। 17 साल की आयु में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और ये प्योर आपका सत्यार्थ प्रकाश द्वारा परिवर्तित व्यक्तित्व का प्रतिरूप है जो यहाँ पर नौजवान यहाँ पे खड़े हैं। और इस समय इनकी आयु केवल 21 साल है और इनके मन में जो जज्बा है ना आर्य समाज के शोध को, वेद के विज्ञान की एक एक पकड़ है। बहुत सारे वीडियोस, मुझे लगता है कितनों ने देखे इनके वीडियोस? काफी लोगों ने इनके वीडियो देखे, बहुत कम देखते हैं वे वीडियोस। बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं इनके और लाखों चले हुए वीडियोस हैं। इन्होंने वो विषय तैयार किए हैं इस सम्मेलन में, जैसे नौजवान बनता हुआ एथिस्ट, मतलब भगवान को ना मानने वाला। क्यों बढ़ते हुए IVF सेंटर, देश के अंदर IVF सेंटर क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या साजिश है? और ये जो समलैंगिकता का जो विषय है, लिव इन रिलेशनशिप का जो विषय है और घटती हुई संतानों का जो विषय, इसके पीछे साजिश, जो बहुत सारे ऐसे विषय दोनों नौजवानों ने तैयार किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस सम्मेलन में आपको नए विषय नए तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर आप देखेंगे। तो एक बार इन नौजवानों का भी बहुत अभिनंदन आप करें। बहुत बड़ी टीम है ये, इनके नेतृत्व करता है डॉक्टर विवेक आर्य, आप और एक बहुत बड़ी टीम जो नौजवानों की है वो इस बार फ्रंट में आकर के इन कामों को कर रही है। तो इन नौजवानों का बहुत बहुत आभार है। मैं चाहता तो था पर समय की सीमा, इसलिए मैं ज्यादा सॉरी। ये कृतेश पटेल जी भी CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, गुजराती की पढ़ी आपने, पहले गुजराती की पढ़ी और पढ़ने के बाद पूरा ही मस्तिष्क बदल गया और पूरी तरह से आर्य समाज की ये बड़ी विशेषता, जीवन परिवर्तन कर देना। तो ये दो नौजवान पूरे उसके प्रोडक्ट हैं। हम सत्यार्थ प्रकाश को बांटने की जो कहते हैं ना, तो बांटते रहिए, ना जाने किसका जीवन उसमें बदल जाए। तो इस सम्मेलन पर भी हम कोशिश करें लाखों सत्यार्थ प्रकाश लोगों के हाथों में जा सके। तो सम्मेलन में भी आपको इनको सुनने का मौका मिलेगा और वीडियोस भी मैं चाहूंगा सम्मेलन को लेकर के भी इन विषयों को बताते हुए कोई वीडियो जारी करें ताकि लोगों का उसके कारण से सम्मेलन में आने का उत्साह बढ़े। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं अशोक आर्य जी बैठे हैं गुड़गांव से, एक मिनट के लिए आइए। अशोक जी आर्य केंद्र सभा गुड़गांव के प्रधान हैं। अतुल जी जा तो नहीं रहे? हाँ, अशोक आर्य जी ने एक संकल्प लिया है कि हमारे गुड़गांव से रोजाना 25 बसें सम्मेलन में आएंगी डेली। आर्य केंद्र सभा के प्रधान है। 2 शब्द वो अपने मुख से बोलेंगे आदरणीय अशोक जी। सभागार में उपस्थित सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारीगण, ज्ञान ज्योति महोत्सव के अध्यक्ष माननीय आर्य जी और दिल्ली प्रतिनिधि सभा के अधिकारीगण, आर्य केंद्रीय सभा के अधिकारीगण और विभिन्न प्रांतों से पधारे सभी अधिकारी और सदस्यगण, मैं तो थोड़ा सा कार्य करता रहता हूँ आर्य समाज का और विनय आर्य जी मुझे उत्साहित करते रहते हैं। और 23 तारीख को हमारे गुरुग्राम में इसी प्रकार की एक सभा जो है आयोजित की गई है 23 अगस्त को, और उसमें हरियाणा और NCR के काफ़ी आर्य जगत के व्यक्तित्व आएंगे। और जब मोदी जी आए थे तो मैंने एक आह्वान किया था, हम गुरुग्राम से 2 या 3 बस ही ला पाते थे, लेकिन विनय आर्य जी ने ऐसा उत्साह बढ़ाया कि हम 20 बस लेकर के आए थे, जो आज दिन 2 से देने हुआ था। और अब मैं आश्वासन देता हूं कि 25 बसें तो कम से कम रोज गुरुग्राम से चारों दिन आएंगी, क्योंकि यहाँ तो फिर सायंकालीन हम चले जाएंगे। और मैं इनका धन्यवाद हूँ और आपसे भी अनुग्रह है कि जितना आप सहयोग कर सकते हैं इस कार्यक्रम में कीजिए। धन्यवाद। भाई सभी ने बोला था तन मन धन, आपका रह गया धन। ठीक है, बैठक करेंगे, सभी से आग्रह करेंगे। आपका पूरा सहयोग हमेशा से मिला, आगे भी निश्चित मिलेगा। बहुत बहुत आभार आदरणीय हमारे अशोक जी का। भाई नौजवान से मेरी 2 मिनट की जरूर विनती है कि 2 शब्द वो जरूर ही आप सबको सादर नमस्ते। और जैसे विनय जी ने बताया कि भाई हम सब में एक नकारात्मकता बैठ गई है कि भाई आर्य समाज शिथिल हो रहा है, आर्य समाज मर रहा है।
या नए लोग आर्य समाज से नहीं जुड़ रहे हैं, मैं जो देखता हूं ये भविष्य आर्य समाज ही है। आज का आपका घर का बच्चा पूर्णतः तार्किक है। वो आप उसको सिखाओगे, वो आपको 10 प्रश्न करेगा, करता है कि नहीं करता है। वो प्रश्नों का उत्तर भारत के कौन से मत पंथ संप्रदाय के पास है, आप मुझे बताओ। हमारे अलावा उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। और इसलिए जब हम ऐसे युवाओं के पास जाते हैं, युवाओं को आजकल 2 चीजें आकर्षित करती है। एक नास्तिकता, क्योंकि नास्तिकता ने तर्क का आंचल ओढ़ा हुआ है कि वो अपने आप को रैशनलिस्ट बनकर पेश करते हैं युवाओं को आकर्षित करने के लिए। और जब हम उनके तर्क तथा कथित तर्कों के सामने अपने अकाट्य तर्क देते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। तो जो ये 15, 16, 20 से लेकर 25 साल का युवा जो है ना, उसको आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। वो बहुत प्रश्न करेगा और वो सारे प्रश्नों का उत्तर सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगा। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैंने घोर पौराणिक परिवार से आता हूँ। घोर पौराणिक परिवार में इतना कट्टर मूर्ति पूजक था कि 28 की एज में 4 धाम यात्रा कंप्लीट कर ली थी। 4 धाम बड़े वाले, रामेश्वरम और द्वारिका वाले, छोटे नहीं। लेकिन जैसे सत्यार्थ प्रकाश मिला, पता नहीं हृदय से वो मूर्ति पूजा छूट गई और महर्षि दयानंद के विचारों के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि जितना पढ़ते गए श्रद्धा और बढ़ने लगी। तो बस हमें यही कहना है कि भाई नकारात्मक नहीं ना हो। हमारी नई पीढ़ी के पास ये पाखंडी बाबाओं का विकल्प नहीं है, हम ही विकल्प है। भविष्य में युवा जो पढ़ा लिखा तार्किक होगा वह आर्य समाज से ही जुड़ेगा। और हम सबको, जैसे विनय जी ने बताया, कि बस प्रयत्न करते रहना है, सत्यार्थ प्रकाश बांटते रहना है और कहीं ना कहीं तीर निशाने पर लग जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। समय के अभाव में बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा। जैसा अभी कृतेश जी ने कहा, विनय जी ने कहा कि इस बार हम कुछ नए तरीके से इस प्रोग्राम को करने वाले हैं, एक यूथ पवेलियन के माध्यम से। चाहे जितने भी विषय हो, लिव इन रिलेशनशिप के हो, फेमिनिज्म का हो, मैनिज्म का हो, LGBTQ का हो, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एकेडमिक डिस्कशन होता है, लॉजिकल डिस्कशन होता है। आर्य समाज की जो फिलॉसफी है या जो वेदों की फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो लॉजिक है, जो न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, इनमें इनके समाधान तो है सूत्र रूप में, लेकिन वो भाषा इतनी दूर हो गई है आज के यूथ से कि उसे इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है आज ही के टाइप के डिस्कोर्स में। तो सबसे पहली कोशिश तो हमारी यही रहेगी और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, जैसा विनय जी ने कहा कि कुछ पॉडकास्ट मेरे हुए और मैंने उसमें पर्सनली देखा कि 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख व्यूज, उसकी जो शॉर्ट्स कटी उसमें 1-1, 2-2 करोड़ लोगों ने उसे देखा और उसमें मैंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का जिक्र किया। तो बिना किसी संस्था से मैं उस वक्त तो नहीं जुड़ा हुआ था, बिना किसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के, सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के पॉडकास्ट पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का नाम लेने पर हजारों प्रतियां ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की वेदऋषि.com से बिकी। मेरी पर्सनली बात भी हुई वहां पर। तो यानी यदि आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में एक संस्था बन सकते हैं। इसका उदाहरण महर्षि दयानंद थे, इसका उदाहरण स्वामी श्रद्धानंद थे। फिर इसी कड़ी में हमने IIT बॉम्बे के साथ में एक प्रोजेक्ट किया, क्योंकि मैं खुद IIT जोधपुर में BS कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मेरी खुद की IT कंपनी है। और इसी कड़ी में IIT बॉम्बे में हमारे कुछ मित्र हैं, डॉक्टर गोविंद मौर्य जो पोस्ट डॉक कर रहे हैं एनर्जी साइंस में। तो वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गोपाल दीक्षित, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में भौतिकी के प्रोफेसर हैं। उनके साथ में हमने कोलैबोरेशन किया, एक संस्था बनाई, विज्ञान दर्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन VDRO। और उस कोलैबोरेशन के तहत हमने टारगेट लिया कि जो थ्योरेटिकल फिजिक्स की समस्याएं हैं उन्हें हम वेद के आलोक में सॉल्व करें। और ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं, जो भविष्य का लक्ष्य है हमारी टीम का, कि हम लोग एटलीस्ट नोबेल नॉमिनेशन तक जाएं और फिजिक्स में ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवर करें जो भारत को नोबेल प्राइज दिलाए, जो शायद CV रमन के बाद वापस नहीं मिला। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग खोज भी लिया तो इतना ज्यादा बायसनेस है वेस्ट में इंडिया के प्रति
कि नोबेल प्राइज मिलना असंभव के नजदीक है, लेकिन फिर भी प्रयास तो हमें करना ही है। हालांकि नोबेल प्राइज का कोई महत्व नहीं है वेद के आलोक के सामने, लेकिन ये सत्य है कि आज जो ज्ञान का केंद्र है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है, नालंदा और तक्षशिला नहीं है। तो एक बार हमें वहीं जाकर अपनी बात को बुलंद करना होगा और फिर उस ओरिएंटेशन को इस तरफ लाना होगा। अब ये भविष्य की गर्त में है और भूतकाल के गर्भ से हमने इसे निकालने का प्रयास किया है, जिसे भविष्य में आप देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भाई, इनकी नौजवानों के लिए एक लाइन बोलता हूं कि राख के नीचे अभी भी एक चिंगारी तो है, राख के नीचे अभी भी एक चिंगारी तो है, लपट उठे न उठे तैयारी तो है। जैसे 2 मिनट में आपने ये समझ लिया कि आर्य समाज की विचारधारा अक्षुण्ण है। आर्य समाज का भवन कमजोर हो सकता है, हमारे में कमजोरी आ सकती है, सिद्धांत निष्ठा में कमी आ सकती है, पर आर्य समाज के सिद्धांत अक्षुण्ण है। ये दो नौजवानों ने सिद्ध कर दिया थोड़ी सी बात में। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ।